हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विकी सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 10 जोरावर क्लासेस में। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सीटेट और स्टेट टेट, ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए जो कल ही अनाउंस हुई है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। ठीक है, अपने ट्विटर हैंडल से पता लगा हमको कि जो आपका सीटेट है और स्टेट का टेट, ठीक है, जो चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, ठीक है, उन सब की जो वैलिडिटी है वो 7 इयर्स की खत्म कर कर अब क्या कर दी है, लाइफ टाइम कर दी गई है। लाइफ टाइम का मतलब ऐसा समझिए कि यदि आपने 2011 में जब पहली बार परीक्षा हुई थी सी टेट की जून में, ठीक है, मैंने भी तभी दी थी, और उससे लेकर और 2021 में जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट भी आ गया है, तो आपने 2011 और 2021 के बीच में कभी भी एग्जाम दिया हो जिसमें आपने अपने आप को पास कर लिया हो, चाहे आप वो मतलब 90 मार्क्स से पास किया हो या फिर आपने रिजर्वेशन कैटेगरी से आपके 82 मार्क्स हो, ठीक है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, वो अलग चीज है। तो मैंने कहा अगर आपने वो पास कर लिया है तो आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए यानी कि जिंदगी भर के लिए वो आपका सर्टिफिकेट है वैलिड हो जाएगा। और आपको जो न्यू सर्टिफिकेट है वो आपको बहुत जल्दी जो सीटेट की वेबसाइट है वहां से आप लोग अपना रोल नंबर डाल के अपना डाउनलोड भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो सीटेट को लेकर जो कंफ्यूजन थी, ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट मैंने कल वीडियो में पढ़े थे, तो आई होप आप वो चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। दोबारा से बता देता हूँ क्या है कि कल अनाउंसमेंट हुई है 3 जून को, ठीक है। क्या अनाउंसमेंट हुई है कि जो सीटेट है आपका और जो स्टेट का जो टीईटी टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना, उसकी जो वैलिडिटी है वो 7 इयर्स को खत्म करके फॉर लाइफ टाइम कर दी गई है, ठीक है, चाहे वो आपने 2011 के बाद और 2021 के बीच में कभी भी दिया हो, कभी भी, ठीक है ना। जिसमें आपने या तो 90 मार्क्स के पास हुए हैं, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपने 82 से पास हुए हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गई होगी बातें सब। चलिए, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले आपको दिखाई देगा एक गद्यांश, ये रहा आपके सामने। गद्यांश के साथ साथ में ये आपका थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको जीके के साथ भी आपको रूबरू कराते समय, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गद्यांश। गद्यांश क्या है, हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, ठीक है, ट्राई कलर बोलते हैं इंग्लिश में। यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा 3:2 के अनुपात में एक आयताकार कपड़े पर बना होता है। केसरिया सफेद व हरी पट्टियों के बीच 24 तीलियों वाला एक चक्र होता है। यह चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है। तीनों पट्टियां समान चौड़ाई की होती हैं। चक्र हमारी गति का प्रतीक है। केसरिया रंग हमारे शौर्य का प्रतीक है। सफेद रंग हमारी शांति प्रियता एवं हरा रंग हमारी धरती माँ की हरियाली का प्रतीक है, ठीक है। 15 अगस्त व 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाता है। सभी भारतवासियों को अपने राष्ट्रीय झंडे पर गर्व है। उन्हें यह प्राणों से भी प्यारा है, ठीक है। तो आपको दो बातें इसमें जोड़ के चलता हूं कि 15 अगस्त को तिरंगा झंडा कहां फहराया जाता है, रेड फोर्ट लाल किला दिल्ली में, और 26 जनवरी को कहां पे फहराते हैं, इंडिया गेट, ठीक। ये आपको दो चीजें पता होना चाहिए, क्लियर। तो चलते हैं अपने प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है गद्यांश का, पहला प्रश्न है तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है। तो अभी आपने लास्ट की 2 लाइन में देखा ही होगा कब फहराया जाता है, 15 अगस्त, 26 अगस्त, 15 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, या सिर्फ 26 जनवरी को। तो आप नीचे से देखेंगे तो आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। कब कब फहराया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाता है दिल्ली में। और दिल्ली नहीं, मतलब फहराया जाता है यानी कि इन दिन जो भी राज्य सरकार है वो अपने अपने निर्धारित जगह पर वो झंडा फहराते हैं,
ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गई होगी बातें। और जिनको थोड़ी कंफ्यूजन है इन गिनती को लेकर, तो बेटा आपसे अनुरोध है, आपको कम से कम 1 से लेकर और 9 तक की ये हिंदी की गिनती आनी चाहिए, या आपको लिखनी आनी चाहिए, या आप पढ़ते ही समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इतना छोटा सा टास्क है ये आपके लिए, ये आपको स्वयं से करना है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, हमारा राष्ट्रीय झंडा क्या है। ठीक है ना, क्या है, शौर्य का प्रतीक है, गति का प्रतीक है, या तिरंगा है, या राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। ठीक है, तो जो तिरंगा झंडा है वो तिरंगा, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा झंडा, ठीक है, वो क्या है बताइए। कहां देखेंगे हम, दूसरी लाइन में देखते हैं, यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए गद्यांश इतना आसान होता है, यदि आप उसको एक बार पढ़ लेते हैं तो सिंपल से उसके आंसर आप ढूंढ लेंगे आराम से, ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। अगला देखेंगे, सफेद रंग व्हाइट कलर किसका प्रतीक है, हरियाली का, हरियाली तो हरे से बताया था। ठीक, शांति प्रियता, शौर्य, या अस्मिता, अस्मिता तो आपने देख लिया कि तो पहली लाइन में आ गया था। ठीक है, तो ये किसका प्रतीक है, जो सफेद रंग होता है वो शांति प्रियता का कलर होता है। ठीक है, जब दो देशों के बीच में लड़ाई छिड़ती है, ठीक है, और यदि उनके बीच में किसी चीज की मतलब सेटलमेंट हो गई है या वो हार गई एक पार्टी, तो कोई भी एक पार्टी क्या करती है, व्हाइट कलर का झंडा लेकर आगे बढ़ जाते हैं, और उसका मतलब ये होता है कि हम या तो हार गए हैं या हम शांति चाहते हैं। तो ये शांति का प्रतीक है। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 4, तिरंगे का सही आकार क्या है, यानी कि वो किस शेप का है, उसका डिजाइन कैसा है। वर्ग है, ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर है, क्या वो स्क्वायर है, आयत है, ठीक है, क्या वो रेक्टेंगल है, आयताकार है, क्या वो रेक्टेंगुलर है, या वर्गाकार है, क्या वो एक स्क्वायर, बताइए कैसा है, तिरंगे का सही आकार क्या है। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, हमारा जो तिरंगा है उसका जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, यानी कि 3:2 ऐसे समझिए कि ये जो हिस्सा होता है ये वाला लेंथ जिसको बोलेंगे, ये हो गई 3, ठीक है, कोई भी हो गई, इसमें मीटर हो गया, फुट हो गया, किसी में भी आप नाप सकते हैं, और ये वाला आपका हो गया 2। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 3:2, और ये किस तरह की शेप है, एक आयताकार शेप है, इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर नंबर सी। क्लियर, तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि 3:2 कैसे रखेंगे, लेंथ यानी कि जो इस तरह से जब बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, तो जो हमारी ये तरह से बढ़ेगा, ये हमारी जो ये 3 हो गई, 3 किसी भी देखिए झंडा आपने कई शेप का दिखा होगा, पर जो उनका जो शेप है, जो एक्चुअल शेप है वो कैसा रहेगा, आयताकार ही रहेगा, चाहे इसका साइज कितना भी बड़ा आप बना सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे या टाउन में बड़े बड़े झंडे लगाए गए हैं, पार्क में या कहीं भी किसी भी सरकारी आपको जगह पे दिख जाएगा। तिरंगे का चक्र लिया गया है, कहां से लिया गया है तिरंगे का चक्र, गीता से, मनुस्मृति एक पुस्तक है, ठीक है, अशोक स्तंभ से, या रामायण से। तो देखेंगे इसका आंसर भी यहीं पर कहीं था, ये रहा कि यह चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है। क्लियर है, अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो तिरंगे के बीच में चक्र लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारे गद्यांश। एक आपके लिए जीके का प्रश्न छोड़ के चलते हैं, कमेंट में कीजिएगा क्या करना है, कि ये बताइए कि ये जो तिरंगे का जो डिजाइन है, ठीक है ना, ये जो तिरंगे का डिजाइन है, ठीक है, तो ये तिरंगे के जो डिजाइन है या तिरंगे के जिन्होंने तैयार किया है उनका नाम क्या है, वो जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ठीक है, कि वो तिरंगे का डिजाइन जो अभी हमारा वर्तमान तिरंगे में उसकी बात करो। इतना आगे बढ़ते हैं, ये आपका जीके का एक प्रश्न रहेगा। चलिए लेते हैं प्रश्न नंबर 6, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। तो देखिए जो भारतीय भाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं, अधिकतर भारतीय भाषाएं कहां से, लिपि का विकास कहां से हुआ, शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से, या ब्राह्मी लिपि से। तो चलिए एक एक करके आपको बता के चलते हैं कि शारदा लिपि क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं शारदा लिपि। शारदा लिपि जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र के आसपास, यानी कि जो हमारा
पूर्वी कह रहा हूँ, जो उत्तर पूर्वी वाला इलाका है या जो एकदम नॉर्थ वाला इलाका है, वहां पर हमारी ये शारदा लिपि का चलन हुआ है। और जो इसका ये जो निकली कहाँ से, ये आपकी ब्राह्मी लिपि से ही इसका विकास हुआ है। ठीक है, और ये 9वीं शताब्दी के आसपास इसका प्रचलन शुरू हुआ। तो ये हो गई शारदा लिपि। खरोष्ठी लिपि के बारे में बताते हैं। जो खरोष्ठी लिपि है वो भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, जहां पर आपका सिंध वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है, ये जो आप अगर आप देखेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये जो हिस्सा है, ये पाकिस्तान वाला, सिंध वाला, ठीक है, यहाँ पर ये खरोष्ठी लिपि का चलन हुआ। और खरोष्ठी लिपि के बारे में एक बार और बताता हूँ आपको कि ये जो आपको अरबी भाषा जो होती है, ठीक है ना, तो अरबी भाषा जो होती है वो कैसे लिखी जाती है आपकी, वो आपकी लिखी जाती है दाएं से बाएं, यानी कि ये दाएं और यहाँ से बाएं, ठीक है, यानी कि वो कैसे लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है। जैसे हम तो ऐसे लिख रहे हैं, ठीक, और जो अरबी भाषा वो कैसे लिखी जाती है, वो इधर ऐसे इधर की तरफ चलती है। ठीक है, ये हो गया आपका दायां और ये हो गया आपका बायां। ठीक है, दाएं बाएं में जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, वो एक काम कर सकते हैं, वो अपने हाथ को इस तरह की वाली शेप दें, ठीक है ना, लेफ्ट लेफ्ट हैंड से, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हैंड से जब करेंगे तो आपका बी बनेगा, बी फॉर बाया। और जब आप ध्यान वाली जो पोजीशन लेंगे आप हाथों से, तो आपकी डी फॉर बन जाएगा दाया। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं, खरोष्ठी हो गई, कर चलते कुटिल लिपि। कुटिल लिपि क्या होता है, कुटिल लिपि जो है वो आपकी ये जो नेपाल वाला जो क्षेत्र है ना, एकदम एक्सट्रीम नेपाल, मतलब बिल्कुल ऊपर, ठीक है, तो नेपाल वाला क्षेत्र और एकदम ये जो समझिए कि इसके आसपास में जो भी जुड़े हुए भारत के हिस्से हैं और वहीं पर ये कुटिल लिपि का विकास हुआ। और इसका एक और नाम है जो कि पेपर में पूछा गया था कि उत्तर लिच्छवी, ठीक है, शब्द देख लेना एक बार, उत्तर लिच्छवी का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है वो, कुटिल लिपि है। ठीक है, तो जो अधिकतर भाषाएं हैं ये आपको बताऊं, ये सब यहीं से निकली है, यही जननी है सभी की, तो इसलिए ब्राह्मी लिपि इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, नहीं बोली जाती, यानी कि क्या होगा, एक नहीं बोली जाती होगी और 3 बोली जाती होंगी। देख लेते हैं कौन कौन सी नहीं बोली जाती। अवधि, अवधि तो उत्तर प्रदेश की एकदम मुख्य भाषा है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एकदम जो मेन जो हिस्सा है, अवध, अवध मतलब अयोध्या, लखनऊ, रायबरेली, ठीक है, ये सब जो हिस्से हैं, उन्नाव, गोंडा, बस्ती, ठीक है, ये जो अवध क्षेत्र है, ठीक है, ये तो मुख्य भाषा है वहां की, अवध, ठीक है, अभी भी बोली जाती है, ये एक तरह कर की ये उपभाषा है हिंदी की। ठीक है, अब जो ब्रज की बात करें, ब्रज आपने देखी होगी, ये जितने भी आपने जो राधे कृष्ण से संबंधित जो गाने सुने होंगे, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो अभी भी बन रहे हैं, उनके बारे में अभी भी चर्चा है। ठीक है, इस बोली का प्रचलन अभी भी है, लोगों में बोली जाती है। जो मथुरा वाला हिस्सा है, ठीक है, राजस्थान के कुछ हिस्से हैं, मध्य प्रदेश के भी कुछ जनपदों में बोली जाती है, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी आपको उत्तराखंड में भी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास में। अब चलते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, खड़ी बोली का जो हिस्सा है वो आपका देखिए, जैसे मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ठीक है, ये सब जो बिल्कुल यहाँ पर आपको लगता होगा कि ये किस तरह से बोलते हैं, ठीक है, कभी कभी सुनने में आपको लगता होगा इनके कई ऐसे शब्द हैं जो कि दिल्ली में ही प्रचलित हैं, ठीक है ना, तो ऐसा लगता है वो तू तड़ाक वाली शब्द नहीं, वो तू तड़ाक नहीं, वो खड़ी बोली का एक हिस्सा है, वो उनकी एक सामान्य भाषा है। ठीक है, दूसरे सुनने वाले को ऐसा लग सकता है कि ये हमें समझ नहीं आ रही है या फिर हमको तमीज नहीं लग रही है, पर वो खड़ी बोली का एक हिस्सा है और वो रहेगी। ठीक है, तो यानी कि ये भी जो खड़ी बोली ये भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, जैसे मैंने बताया मेरठ इसका मेन गढ़ हो गया। अब बात करते हैं मैथिली। जो मैथिली है, जो मैथिली है वो कहाँ बोली जाती है, वो आपके बिहार और कहाँ बोली जाती है, झारखंड, ठीक है, बिहार और झारखंड के क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई। और मैथिली नाम की एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, इसके आगे लगा देंगे मैथिली ठाकुर। वो अपने दो भाइयों के साथ में वीडियो बनाती है, चाहे आप इनको फेसबुक या यूट्यूब पे देख सकते हैं, सिंपल आपको क्या टाइप करना है, मैथिली ठाकुर, बहुत अच्छा गाना गाती हैं, बहुत सुंदर आवाज है, इंडियन आइडल में भी गई थी। ठीक है, तो मैथिली है,
मैथिली जो भाषा है 666 करके बात करते हैं। जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ बच्चे बिहार और झारखंड से, वो बताइए कमेंट करके क्या उनके आसपास ये बोली जाती है भाषा, तो आपको बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, इसी प्रकार आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? स्वर है जो कि नहीं है, यानी कि क्या होगा, इसमें से एक नहीं होगा और 3 स्वर होंगे। तो स्वर आपको पता ही है, अ आ इ उ ऊ ए ऐ ओ उ। ठीक है, तो ये सब क्या हमारे, ये सब स्वर है हमारे। ठीक है, कौन सा नहीं है? ये क्या है हमारा, ये वर्ण है हमारा, ये पंचम वर्ण है। कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 आसान सा प्रश्न है, वर्तनी टाइप है एकदम। देखिए देखिए, दर्शन का तद्भव रूप क्या है? जो दर्शन है उसका तद्भव रूप क्या है? देखिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें आपको क्या मिलेंगे? ये वाली मात्रा मिलेगी और ये वाली मात्रा मिलेगी और ये वाली मात्रा मिलेगी। ठीक, ये सब तत्सम वाले हैं। और ये वाले शब्द मिलेंगे, ये वाले शब्द मिलेंगे। ठीक, तो ये इनकी आसान से आप पहचान सकते हो। तो और ये शलगम वाला, ठीक है, तो ये सब हमारे तद्भव तद्भव वो तत्सम वाले हैं। ठीक है, अब इसका तद्भव रूप बताना है दर्शन का। तो देखिए तद्भव रूप कैसा है, यानी कि इसको अगर हम हटा दें, एकदम सिंपल सी भाषा में इस्तेमाल करें, तो ये बन जाएगा हमारा तद्भव रूप। ठीक है, जो क्लास 1 से लेके जो 3 तक की जो किताबें होती हैं, ठीक है ना, तो वहां पर बिना मतलब बिना इस तरह की मात्राओं वाले शब्द इस तरह से लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा रहेगा गर्दन, ठीक है ना, और लिखा रहेगा दर्द, दर्द। ठीक है, तो इस तरह से वो लिखे जाते हैं तद्भव रूप में। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? उर्दू कलगी ताश किस भाषा के शब्द है? कलगी, कलगी क्या होता है? आपने देखा होगा, ये जो हम एक क्या बोलते हैं, कॉक रूस्टर होता है, ठीक है ना, ये मुर्गा होता है, उसके सर पर कुछ इस तरह की ये बनी होती है। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड कलगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कलगी। ताश आपको पता ही है, प्लेइंग कार्ड। उर्दू क्या है? उर्दू एक आपकी भाषा है। तो ये कह रहा है किस भाषा के शब्द हैं ये तीनों? तो बताइए, अरबी के, फारसी के, तुर्की के या जापानी? तो ये जो सभी हैं, क्या बोलते हैं, ये उर्दू और कलगी और ताश, ये हमारी किसकी किसके हैं भाषा? ये आपके टर्किश है। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं तुर्की और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्किश। ठीक है, तुर्की। बाबर क्या था बताइए जरा कमेंट करके, जीके भी साथ साथ में चलती रहती है। बाबर क्या था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बाबर कब आया था? 1526 में आया था। कहाँ से आया था बताइए कमेंट करके। बहुत बढ़िया, चलिए अगले चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रसून का अर्थ क्या होता है? वृक्ष, कुसुम, चंद्रमा या अग्नि? अब जो प्रसून आप देखें ना, नाम से कितना अच्छा लग रहा है सुन, ठीक है, तो प्रसून का जो अर्थ है, जो पर्यायवाची है, वो क्या हो जाएगा? कुसुम, फ्लावर। क्या हो जाएगा? फ्लावर। ठीक है, अगला बढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न है। इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए, यानी कि क्या होगा? एक नहीं होगा और 3 होंगे। एक बार देख लेते हैं। देखिए, कोदंड, चाप, सरासन और शर। ठीक है, देखिए चाप आपने सुना होगा, जब आपने वो जो पेंसिल और जो आप कंपास यूज करते हैं, ठीक है, उसमें वो जो चाप जो आर्क बनाते हैं, वो किसकी शेप आती है? वो धनुष की शेप आती है। ठीक है, कोदंड भी एक तत्सम रूप है, इसको भी समझिए, धनुष है। और अब इधर देखेंगे, दो शब्द दिए हुए हैं, शरासन और शर। ठीक है, तो देखेंगे पहले शर को समझते हैं। शर का मतलब क्या होता है? शर का मतलब होता है तीर, बाण। ठीक है, और एक शब्द और बताता हूं जो पूछ लेता है पेपर में, विशिख। ठीक है ना, ये सब किसके हैं? ये तीर शर के हो गए पर्यायवाची। तो क्या बचा आंसर हमारा? हमारा आंसर बचा, सॉरी आंसर तो हमारा यही है। और शरासन भी क्या है? शरासन भी धनुष है। ठीक है ना, शर आसन जिसमें ये रखे जाएं, जिससे ये चले, जिसका इस्तेमाल हो, जिसपे ये रखकर चलाया जाए, उसे बोलेंगे शरासन। और शर क्या बचा हमारा? तीर। तो आंसर क्या होगा हमारा? धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शर नहीं होता, शर को बोलते हैं तीर।
चलिए अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 13। उन्मुख शब्द का विलोम क्या है? अनुपचार, विमुख, जाड़े और तृष्णा। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो कि एकदम बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर जो ये प्रत्यय है उसी से आप इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, प्रत्यय से ही पकड़ लिया हमने। उन्मुख क्या क्या हो गया? विमुख हो गया। ठीक है, तो इस तरह की पहचान भी आप रखिए थोड़े से, कि अगर आप शब्दों को पहचान लेते हैं तो तुरंत उसका आंसर आप दे सकते हैं। उन्मुख का मतलब क्या होता है? जिसका मुख उस ओर हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और ये इधर की तरफ देख रहा है, तो ये क्या है? ये वाला जो क्षेत्र, ये जो कहलाएगा, ये उन्मुख कहलाएगा। ठीक है ना। इसका एक शब्द और होता है, उत्सुक भी बोलते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विमुख, प्रतिकूल, उल्टा। प्रश्न नंबर 14 चलते हैं। अनेकार्थी शब्द अब्ज, ठीक है, के गलत विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो अब्ज का जो अर्थ है उसका चयन करना है। चलिए जल्दी से बताइए अब्ज का अर्थ। जी, देखिए, शंख पानी से निकलता है। अब अब्ज का मतलब समझिए पहले। अब्ज मतलब पानी में जन्मा, पानी में जन्मा। हमने इसको कैसे पढ़ा? क्योंकि अब जो शब्द होता है, ठीक है, पानी, पानी में जन्मा, जा मतलब जन्म। ठीक है, पंकज जलज याद है? तो ये हो गया अब आब मतलब पानी, और जा मतलब जन्म लेना। ठीक, जैसे मैं आपको ये भी बताया था, एक बार आपको बताया था ना कि जो पंजाब होता है, पंजाब, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर दो है, पंज जमा आब। आब मतलब पानी, पानी कितनी? पंज कितनी? पांच। तो पांच नदियों का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पंजाब, सॉरी पंजाब कह रहा हूं, अब्ज का गलत विकल्प बताना है। तो शंख जो है पानी से संबंधित है, ठीक है ना। और बताता हूं आपको, चंद्रमा भी पानी से संबंधित है। ठीक है, और कपूर भी पानी से संबंधित है। क्या नहीं है? बस मेघ। ठीक है, मेघ, बादल। ठीक है ना। मेघ, मेघ तो हमारे अम्बुद हो गया। ठीक है, अंबर। अब जो है वो पानी से जन्मा कह रहा है। ठीक है, कोई चीज बनी। ठीक है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। मेघ, मेघ नहीं होगा। मेघ के होते हैं अम्बुद और अंबर। ठीक है, जलद, ये सब। सॉरी, आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? अर्क, ठीक है, अनेकार्थी नहीं है किसका? अर्क का। सूर्य, प्रकाश किरण, आग का पेड़, या ज्वाला। तो देखो अनेकार्थी यानी कि अर्क का मतलब नहीं होता। देखिए सिंपल सा है, अर्क, अर्क का मतलब ही सूर्य होता है। ठीक है, और सूर्य है तो प्रकाश किरण भी हो गया। और एक पेड़ होता है आक का पेड़। आप इसको गूगल पे जाइए और ढूंढिए कि आक का पेड़ कैसा होता है। ठीक है, वो सूर्य के समान ही एकदम चमकता है। ठीक है, तो क्या इसमें इस अर्क का मतलब नहीं होता है? वो है आपका ज्वाला। ज्वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, ज्वाला अनेकार्थी नहीं है अर्क का। ठीक है, सूर्य अलग चीज है और ज्वाला अलग चीज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सूर्य में आग निकल रही है। ठीक है, ये ज्वाला अलग चीज हो गई और सूर्य अलग है। यहाँ पे बात की गई है प्रकाश की। ठीक है ना, यहाँ पे ये बात की गई है आग की, इसलिए ये नहीं होगा। ये तीनों रहेंगे। ठीक है ना, ये प्रकाश से संबंधित है, और ये ज्वाला ये अग्नि से संबंधित है, ज्वलन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 16 पे। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है? अब देखिए, ये जो रंगमंच मतलब ऐसे समझिए, ये स्टेज होती है आपकी। ठीक, अब यहाँ पे माइक लगा है, ठीक है, कोई बोल रहा है, तो अब देखेंगे यहाँ पर साइड में कर्टेन सा लगा देते हैं। ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे भी लगा देते हैं। यहाँ पे छोड़िए, ठीक है, इसके पीछे लगा दिया, जहाँ से कलाकार आ रहे हैं पीछे से पर्दे से निकल कर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ काम चलता है, यहाँ कुछ बात चल रहे हैं, डायलॉग भी सीख रहे हैं। ठीक है, या एंट्री हो रही है, तो जो पीछे का जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं ये पूछा है। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, पृष्ठ मतलब बैकग्राउंड। नेपथ्य, मंच पृष्ठ। और मंच पृष्ठ क्या होता है? मंच पृष्ठ कुछ नहीं होता है, मुख पृष्ठ जरूर होता है। मुख पृष्ठ क्या होता है? मुख पृष्ठ होता है मुख, मेन पेज किसी भी चीज का। ठीक है, और ये कोई शब्द नहीं है। तो दो बचे हमारे,
पृष्ठभूमि और नेपथ्य। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड का मतलब ये इससे नहीं है, ठीक है ना, सिमिलर सा लग रहा होगा आपको, पर इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हमारा नेपथ्य। तो नेपथ्य इसका एकदम सही उत्तर है, पृष्ठभूमि नहीं होगा। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 7। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या बोलेंगे? चंद्रवदन, चंद्रहास, चंद्रशेखर या सिरमौर? अब देखिए चंद्रवदन देखते हैं। चंद्रवदन क्या होता है? चंद्रवदन को बोलते हैं, लिख लीजिए इसको, आ जाता है पेपर में, मून लाइट। क्या होता है? मून लाइट। चंद्रहास क्या होता है? चंद्रहास होता है खड़ग, ठीक है, खड़ग। किसका खड़ग था ये? ठीक है, ये था रावण का जो हथियार था, ठीक है, जो रावण का जो हथियार था, ये रावण की जो तलवार बोल देंगे, तलवार, ठीक है, वो चंद्रहास था, ठीक है, चंद्रहास था रावण की तलवार। क्लियर? तो और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रावण की जो खड़ग थी किसने दी थी? किन्होंने दी? चंद्रशेखर, ठीक है, और सिरमौर। अब देखिए सिरमौर बताता हूँ आपको, सिरमौर का मतलब क्या होता है? सिरमौर का मतलब है जो सिर का ताज होता है, ठीक, जो सिर का ताज होता है, ठीक है, या जिसको मुकुट भी बोल देते हैं, ठीक है, या ताज भी बोल देते हैं, वो होता है आपका सिरमौर। तो क्या बचा आपका? चंद्रशेखर बचा, चंद्रशेखर, ठीक है। कौन है चंद्रशेखर? भगवान शिव, क्योंकि उनके सर पे क्या है? चंद्रमा विराजमान, ठीक है। आप कमेंट कीजिए कि चंद्रहास वाली जो बात है कि रावण का जो चंद्रहास है वो उन्होंने किसने प्रदान करा था। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यानी कि एक नहीं है और 3 इसके भाववाचक होंगे। तो देख लेते हैं क्या नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई, ठीक है। अब देखेंगे समीर, आई 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 जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रत्यय, पर देखेंगे इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा पूछी है। देखिए मिठाई क्या है? मिठाई तो एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि मिठाई क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। भाववाचक संज्ञा क्या है? जो आपको ना दिखे, ठीक है, जो आपको ना दिखे, पर मिठाई तो दिखती है आपको, पर यहाँ पे मिठाई का नाम नहीं है, तो उस बात की तो बात बाद में करेंगे। वैसे आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक नहीं है। तो भाववाचक कौन कौन सी हो गई? चतुराई, लड़ाई और उतराई, ये हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी नहीं होती हमारी? एक ये हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 19 करते हैं। जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के प्राणियों, वस्तु या संस्थानों का बोध होता है वह क्या कहलाता है? बताइए, बहुत सिंपल है। जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के बारे में, ठीक है ना, किसी वर्ग के बारे में, चाहे वो प्राणी हो, वस्तु हो, कुछ भी हो। तो देखो जब वर्ग के बारे में बात करें तो व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं। भाववाचक मैंने आपको बताया कि जो चीज आपको दिखे नहीं, ठीक है, ये तो होता ही नहीं है कुछ। तो क्या बचा हमारा आंसर? जातिवाचक, कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 20। आसान सा है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? यानी कि क्या होगा? एक गलत होगा और 3 सही होंगे। तो बालक का बालिका ठीक है, मालिका मालिनी, गूंगा का गूंगी, नर का नारी, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। क्या नहीं है? गलत ये है। मालिका क्या होगा? मालिका हो जाएगा मालिन, ठीक, मालिका क्या हो जाएगा? मालिन। क्लियर हो गई बात? तो ये थे आपके 20 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे। तो बच्चा लोग तैयारी से जुड़ जाइए, ठीक है ना। और जल्दी आपको केवीएस की वैकेंसी भी दिखाई देंगी, क्योंकि केवीएस में काम चल रहा है, ट्रांसफर्स वगैरह का काम चल रहा है। अंकित सर ने आपको बता ही दिया है। तो ट्रांसफर के बाद ही वैकेंसीज को दोबारा से रिलीज किया जाता है। तो अभी तक जिन बच्चों ने हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे अनुरोध है कि हमारे जो पेड कोर्स है, यानी कि जो डिटेल में कंटेंट वाली वीडियोस हैं, वो 10 जोरा क्लासेस की एप्लीकेशन पर दी हुई हैं। जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर, आपके एंड्रॉइड यूजर, और जो आईफोन यूजर है वो ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। जाके देखेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ डेमो क्लासेस दिखेंगी। अगर आप उससे संतुष्ट होते हैं तो जाइए और उसको एनरोल कर लीजिए। एनरोल करते ही जितनी भी क्लासेस हैं वो आपकी क्या हो जाएगी? अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है? वीडियो देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, अपने हाथों से बनाते रहिए, ठीक है। बस इतना सा अनुरोध है, और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। आपको सारी क्लासेस समय पर मिल रही हैं, ठीक है ना। तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, घर से बाहर ना निकलिए, अपना अपना घर वालों को ध्यान रखिए। अगली वीडियो दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए सभी लोग, ठीक है। बच्चे लोग टेक केयर, बाय बाय। सॉरी, जय हिंद,
जय हिंदी।